लोग आज वही है, पिछले क्लास जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में आपको बताया था, क्लास का मेन मकसद है बच्चों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, ताकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो जो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आता है उसको भी आप सॉल्व करोगे, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। इससे आपका स्कोर बढ़ेगा और क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फाउंडेशन क्लास इंडियन पॉलिटी का, पहला क्लास हो चुका है, ये दूसरा है, उसी सीरीज में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या था, स्टेट क्या होता है, स्टेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, चार होते हैं। पॉपुलेशन होता है स्टेट का, वहाँ पे लोग रहते हैं, पॉपुलेशन। फिर उसकी सॉवरेंटी होती है, संप्रभुता होती है। फिर वहाँ पे आपका होता है टेरिटरी होती है जहाँ पे लोग रहते हैं आपके, और चौथा होता है वहाँ पे गवर्नमेंट को होना चाहिए। फिर हम लोगों ने गवर्नमेंट पे करना शुरू किया था। लास्ट क्लास हम लोगों ने रोका था गवर्नमेंट के कितने अंग होते हैं। ठीक है, वहीं से हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में सरकार भी बोलते हैं, इसके होते हैं ऑर्गन्स, या इसमें अगर कहें तो ऑर्गन्स, में कहें तो अंग। तीन था, एक होता है लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी। लेजिस्लेचर को हिंदी में हम लोग कहते हैं न्यायिका, कार्यपालिका, और ये हो गया आपका न्यायपालिका। ठीक है, तो क्लास में भी देखा था कानून बनाने का काम कौन करता है, लेजिस्लेचर। कानून को लागू करने का काम करता कौन है, कार्यपालिका। और कानून की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो होता है कि लॉ कहता क्या है, उसका काम करता है जुडिशरी। ठीक है, ये तीन था। अब हम लोग ना थोड़ा डिटेल में इसके बारे में और समझने की कोशिश करेंगे। पहले करते हैं लेजिस्लेचर से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, का ठीक है, देखो सिंपल सा याद रखना है, जब भी आपका कानून बनाने का काम होगा तो फिर वहाँ पे जहाँ पे कानून बनता है उस बॉडी को हम लोग कहते हैं विधायिका, या इंग्लिश में कहते हैं उसको लेजिस्लेचर। ठीक है, अब देखो जो विधायिका होगा, या तो ये हो सकता है डल हाउस, ठीक है, या फ्रेंच की भाषा में यूज़ करें, ये हो सकता है यूनिकैमरल, या फिर ये हो सकता है बाईकैमरल। ठीक है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, कैमरल समझो हाउस। हिंदी में कहें एक सदन, बाईकैमरल में दो या दो ही सदन। ठीक है, अगर किसी भी देश का जो विधायिका होगा जहाँ पे कानून बनता है, अगर वहाँ पे एक ही सभा है, एक ही सदन है, या एक ही हाउस है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिकैमरल। अगर वहाँ पे दो हाउस है तो फिर उसको हम लोग कहते हैं बाई कैमरल, यानी द्वि सदन या दो सदन।
जैसे आप भारत की बात करो, इंडिया की, हम लोग अभी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार की बात कर रहे हैं, भारत की बात करो, तो जो भारत का लेजिस्लेचर है वो कहलाता है आपका पार्लियामेंट। में इसको हम लोग कहते हैं संसद। ठीक है, तो जो संसद है वो हमारे देश का है लेजिस्लेचर या विधायिका। अब यहाँ पे हमारा जो संसद है उसमें दो सदन है, एक को हम लोग कहते हैं लोकसभा, तो इधर करते हैं, ठीक है। अपने देश में भी है लेजिस्लेचर, को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट, या हिंदी में कहते हैं संसद। ठीक है, आप और हम सभी लोग जानते हैं इसमें दो हाउस है, एक को कहते हैं लोकसभा, इंग्लिश में कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। और एक है राज्यसभा, इसको इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। लेकिन नॉर्मली इंग्लिश का वर्ड कम ही यूज होता है, हमेशा इस्तेमाल होता है कि लोकसभा और राज्यसभा। इसका मतलब हमारा जो संसद है उसके कितने सदन हो गए, एक और दो। इसका मतलब हमारे देश का जो संसद है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, बाई कैमरल, या हम कह सकते हैं दो ही सदनीय व्यवस्था है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो सब जो शुरुआत हुआ था संसद का, ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था आपका ब्रिटेन से। ठीक है, तो ब्रिटेन में आपका राजा था, सारा पावर राजा के पास हुआ करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सामंतों के पास पावर आना शुरू हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जिसको लॉर्ड्स बोलते थे वहाँ पे, सामंत बोलते हैं ना हम लोग अपने देश में, उन्होंने कहा कि सत्ते में हमें भागीदारी चाहिए, तो फिर वो कहीं पे बैठेंगे ना, तो फिर उनके लिए जो यहाँ पे वो बैठने की व्यवस्था की गई थी राजा के साथ, उसको कहा जाने लगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स बोलते हैं तो इसलिए वो किसका घर हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया। बाद में आपका वहाँ पे मैग्ना कार्टा साइन हुआ, जिसमें किंग की शक्तियाँ बहुत कम कर दी गई, और लोगों ने कहा कि हमें ये शक्तियाँ दो, तो फिर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स आने शुरू हो गए। ये नहीं लोकतंत्र नहीं, जैसा नहीं था अभी, जैसा हम लोग कॉमन आदमी चुनते हैं अपने जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो लोग फिर कॉमनर बोलते थे उसको ब्रिटेन में, आम आदमी। तो फिर ये कहाँ पे बैठेंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स जो बैठे हुए थे, सामंतवादी जो बैठे हुए थे, अभिजात्य वर्ग के लोग थे, वो कहते थे ये इनके साथ हम नहीं बैठेंगे क्योंकि ये हमारे स्टेटस से बहुत नीचे हैं, फिर वो भी तो कहीं पे बैठेंगे। उनके लिए एक अलग से बैठने की व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था को कहा जाता, वहाँ पे कॉमनर्स बैठते थे। ठीक है, इसीलिए उसको कहा गया हाउस ऑफ कॉमन्स। जहाँ पे सामंतवादी यानी कि जो लॉर्ड्स थे वो बैठते थे, उनको कहा जाता था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जहाँ पे आम आदमी, जिसमें कॉमन पीपल बोलते हैं ना, उनको कहा गया कि आपका जो जहाँ बैठोगे ना उस जगह का नाम होगा हाउस ऑफ कॉमन्स। धीरे धीरे ये व्यवस्था वहाँ पे डेवलप होनी शुरू हो गई, और फिर कहा जाने लगा कि ब्रिटेन की जो संसद है उसके दो सदन हैं, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक हो गया आपका हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, क्योंकि सोशल स्टेटस के हिसाब से वो लोग अपने आप को आम आदमी से सुपीरियर मानते थे, ऊंचा मानते थे, इसलिए वो कहते थे हम लोग अपर क्लास हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कहा जाने लगा कि आप अपर हाउस हो, थोड़ा सा इससे ऊपर हो। और जो कॉमन आदमी है वो कहा जाता है तुम हमारे स्टेटस से नीचे हो, इसलिए उनको कहा जाए कि आप लोअर हाउस हो। बाद में जब रियली वहाँ पे लोकतंत्र आया, लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुनना शुरू कर दिया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की लगभग सारी पावर खत्म हो गई और सारा पावर किसके पास आ गया, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास। लेकिन वो ट्रेडिशन अभी तक चलता रहा, नाम चलता रहा। इसी तरह भारत में अगर आप देखिए, जब देश आज़ाद हुआ
तो फिर जनता का प्रतिनिधि कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। इसीलिए देखिए कहा जाता है कि हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। ठीक है। लेकिन हमारा देश एक फेडरल स्टेट है, संघ है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे राज्य भी हैं, तो राज्य के प्रतिनिधि कहाँ पे बैठेंगे? तो राज्य के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे अभी 28 राज्य है ना आपके, तो उनके प्रतिनिधि कहाँ पे बैठेंगे? तो फिर उनके प्रतिनिधि आपके बैठेंगे कहाँ पे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी कि जो भारत में जो राज्य हैं उसके प्रतिनिधि आकर बैठते हैं राज्यसभा में। ठीक है। इसका मतलब अपने देश में सामंतवाद ये सब तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि फेडरल स्टेट था। इसलिए सामंतों की जगह पे शब्द क्या इस्तेमाल किया गया? राज्यसभा। 28 राज्य जो अभी हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे। ऑफ कोर्स प्रतिनिधि किस पर डिपेंड करता है? पॉपुलेशन के हिसाब से सबको अलग अलग सीट बांट दिया गया है। ठीक है। और जो लोगों के प्रतिनिधि होंगे वो कहाँ पे बैठेंगे? हाउस ऑफ द पीपल में। तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स को आपका कहा जाता था लोअर हाउस। सदन। तो भारत में भी जब हम लोअर हाउस की बात करते हैं ना, निचले सदन की बात करते हैं, वो कौन होता है? लोकसभा होता है। तो फिर वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कहा जाता था अपर हाउस। ऊपरी सदन, उच्च सदन। ठीक है। ऊपरी सदन कहिए, उच्च सदन बोलिए, वो यहाँ पे कौन हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी न्यूज़ में देखोगे ना, एल्डर्स ने आपका इस पे बहस हुई और एल्डर्स ने ये कहा। एल्डर्स का मतलब क्या हो जाता है? राज्यसभा ने ये कहा था। नाम के हिसाब से याद रखना। भारत में अपर हाउस किसको बोला जाता है? राज्यसभा को। लोअर हाउस, निचले सदन, किसको बोला जाता है? लोकसभा को। ठीक है। इसका मतलब जो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स है, इंग्लैंड या ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, इसके बराबर हो गया। और इसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कभी कभी एग्जाम में आएगा, विश्व में सबसे, यहाँ भी रुक जाओ उसमें, यहाँ तक ठीक है। इसमें एक एग्जांपल और ले लो। जैसे अब एग्जांपल ले लो यूएस का। अमेरिका है, इसका जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है कांग्रेस। ठीक है। ये वहाँ का संसद है, वहाँ के संसद का नाम है कांग्रेस। और आप जानते हो मोदी साहब ने अभी वहाँ पे भाषण भी दिया था, संयुक्त अधिवेशन को, जॉइंट सेशन को। ये भी देखो बाई कैमरल है। यहाँ भी ना दो सदन है। एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक है आपका सेनेट। इसको कहते हैं प्रतिनिधि सभा। हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर लिए हैं, लेकिन उनके लिए तो कोई हिंदी का शब्द नहीं है। तो ये होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रतिनिधि सभा। इसको हिंदी में सेनेट ही बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं। अब देखो, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे कौन आता है? तो अमेरिका के लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते होंगे। तो जिस प्रतिनिधि को वो चुनते हैं वो कहाँ पे बैठेंगे? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। इसका मतलब ये क्या हो गया? जैसे हमारे देश में हाउस लोकसभा है, या ब्रिटेन में आपका हाउस ऑफ कॉमन्स है, ऐसे ये हो गया आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया? लोकसभा के बराबर। इसको हम लोग लोकसभा कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, सेनेट। अमेरिका देखो 50 राज्यों का एक समूह है। 50 राज्य मिलकर बनते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे हमारे देश में हर राज्य का एक प्रतिनिधि आएगा, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी का भी आता है ना, क्योंकि वहाँ पे आपका असेंबली है, वो लोग चुन के आते हैं वहाँ से। अमेरिका के में 50 राज्य हैं, लेकिन ना हर राज्य से
दो दो आदमी चुनकर आते हैं। इसका मतलब सेनेट वो लोग फिर कहाँ पे बैठेंगे, वो लोग बैठते हैं सेनेट में। और वहाँ पे सेनेट में टोटल मेंबर कितने हो गए, 100, क्योंकि 50 राज्य हैं, तो 15 × 2 कितना हो गया, 100। वो लोग बैठते हैं सेनेट में। इसका मतलब हम जिसको हम लोग अपने देश में राज्यसभा बोलते हैं, वो अमेरिका में क्या हो गया, सेनेट हो गया। ठीक है। तो दूसरा चीज हम लोगों ने क्या देखा था, जहाँ पे जनता का प्रतिनिधि बैठता है, जहाँ पे हमारे द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लोअर हाउस, निचला सदन। ठीक है। और जहाँ पे राज्य का या हाउस ऑफ लॉर्ड्स वगैरह था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपर हाउस। ठीक है। ये आपका हो जाएगा अपर हाउस। उच्च सदन हो गया, और ये क्या हो गया, निचला सदन हो गया। ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। अब ध्यान क्या देना थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो सब्जेक्ट अलग से करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया जा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा, विश्व में सबसे शक्तिशाली अपर हाउस कौन सा है। याद रखना, विश्व में सबसे शक्तिशाली अपर हाउस कौन है, सेनेट। ठीक है। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल, पावरफुल की बात करें, तो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल जो अपर हाउस है वो है आपका सेनेट, अमेरिकन सेनेट। ठीक है। तो फिर पावरफुल होगा तो कोई होगा जो सबसे कमज़ोर होगा। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड का वीकेस्ट, सबसे कमज़ोर सदन किसका है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सिंपल सा फंडा याद रखना, ये आता है कभी कभी एग्जाम में। सबसे मजबूत जो है वो आपका होता है सेनेट। ठीक है। और सबसे कमज़ोर जो होता है वो बेसिकली कौन होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। इसका मतलब जो लेजिस्लेचर हो सकता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो आपका होगा यूनिकैमरल, या हो सकता है बाई कैमरल। यूनिकैमरल का मतलब होता है एक हाउस होगा, बाई कैमरल का मतलब होगा दो हाउस। हमारे देश में क्या है, दो हाउस। और ये याद रखना। तो फिर यूनिकैमरल कोई एग्जांपल है यूनिकैमरल का, है हमारा एग्जांपल क्या होगा का? पड़ोस में आप श्रीलंका को देख लीजिए, श्रीलंका में एक ही सदन है आपका, वहाँ पे इसका मतलब वो क्या हो गया, यूनिकैमरल। या फिर जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो राज्य की बात करें, स्टेट में भी हर स्टेट का अपना अपना गवर्नमेंट होता है। तो हर स्टेट में ना, वहाँ पे लोगों के द्वारा जो चुनकर लोग आते हैं उसको बिठाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं विधानसभा। और कुछ कुछ राज्य हैं भारत में ऐसे जिन्होंने विधान परिषद बना रखा है। तो विधानसभा को हिंदी में भी हम लोग वही बोलते हैं, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अधिकतर राज्य जो भारत में है वहाँ पे एक ही सदन होता है स्टेट के अंदर, अधिकतर स्टेट। लेकिन कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने दो रखा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, जैसे यूपी हो गया आपका। ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह हो गया, यहाँ पे आपके होते हैं यूनी कैमरल है। तो यूनी कैमरल और बाई कैमरल, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपका। दूसरा, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जो कानून आपका बनाएगा लेजिस्लेचर, विधायिका, तो फिर उस कानून को कोई लागू करवाने वाला होगा ना, एग्जीक्यूट करेगा, कार्य करेगा उस कानून पे, तो हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। ठीक है। देखो, कार्यपालिका में फिर हम लोग इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हेड ऑफ स्टेट,
हेड ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये क्या हो गया, राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट का मतलब होता है वो प्रथम व्यक्ति है, यानी कि अगर उस देश की संविधान को पढ़े, संविधान के हिसाब से सारा जो पावर है वो किसके पास होगा? पास होगा। जैसे हम अपना संविधान को पढ़ेंगे ना, तो सारा जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका की शक्ति है, वो संविधान ने किसको दे रखा है? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को दे रखा है। इसका मतलब जो प्रोटोकॉल बनेगा भारत सरकार का, उसमें सबसे आगे कौन बैठते हैं? प्रेसिडेंट बैठता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं, फिर आपका सीक्वेंस बनना शुरू होता है। अगर प्रेसिडेंट आएंगे, जैसे द्रौपदी मुर्मू आएगी, तो एक सरकारी फंक्शन हो रहा है, मोदी साहब उसके पीछे रहेंगे, उसके आगे नहीं रहेंगे। ठीक है। भारत में से बाहर अगर जाएगा कोई, तो भारत को रिप्रेजेंट तो देखिए हम लोग रियलिटी में देखते हैं मोदी साहब करते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से भारत को रिप्रेजेंट कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या होगा? वो हमारा स्टेट का जो हेड होगा, यानी कि हमारे देश का अध्यक्ष कौन होगा, इसको माना जाता है। लेकिन आप जानते हो अधिकतर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, उसमें जो भी काम राष्ट्रपति करता है वो किसके सलाह मशवरे पे करता है? वो करता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे, जिसका हेड होता है प्रधानमंत्री। सिंपल सा ये जो शब्द है ना संविधान में, कि राष्ट्रपति अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे करेगा। ये जो सिंपल सा है ना, कि राष्ट्रपति अपना पावर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के एडवाइस पे करेगा, ये सारा गेम बदल देता है। तो मतलब रियल पावर किसके पास है? आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तो जो रियल गवर्नमेंट है, जो रियली डिसीजन लेता है, जिसके लिए वो जिम्मेदार है, वो हमारे देश में होता है प्रधानमंत्री। क्योंकि देखो, अगर कोई भी पॉलिसी बनता है, तो वो पॉलिसी बनता है राष्ट्रपति के नाम पे। ठीक है। लेकिन हकीकत में वो पॉलिसी बनाता कौन है? वो तो प्रधानमंत्री बनाते हैं ना। अगर पॉलिसी का सक्सेस होगा या फेलियर होगा, इससे का फायदा या नुकसान किसको होगा? प्रधानमंत्री को होगा। कोई नहीं कहता है कि भाई आपका ये पॉलिसी फेल हो गया तो राष्ट्रपति साहब आप इस्तीफा दो, कोई नहीं। तो फिर सब जानते हैं ये बेसिकली नाम मात्र के होते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं? रियल पावर इनके पास होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट भारत में आपका कौन है? मिनिस्टर। ठीक है। तो ये बेसिकली कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर हो गया हेड ऑफ द गवर्नमेंट, शासनाध्यक्ष। और हेड ऑफ द स्टेट कौन हो जाते हैं? होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसी से ना एक और निकालते हैं हम लोग। एक होता है, इसको कहा जाता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और एक को कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। नॉमिनल का मतलब क्या हो गया? नाम मात्र का। रियल का मतलब क्या हो गया? वास्तविक। नाम मात्र का मतलब क्या? कानून के हिसाब से सारा चीज उसके हिसाब, उसके नाम से हो रहा है, लेकिन क्या वास्तविक में उसके पास शक्ति है? क्या संविधान पढ़ते हैं, हमें लगता है सारा चीज किसके नाम पे हो रहा है? राष्ट्रपति के नाम पे हो रहा है। लेकिन असली शक्ति किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। तो रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। और नाम मात्र का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है।
इसीलिए ना आप देखिएगा जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, वो बहुत जगह आपके नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो बहुत जगह आपका रियल एग्जीक्यूटिव होता है। बहुत जगह, मैं ये शब्द बार बार यूज़ कर रहा हूँ, बहुत जगह, क्योंकि अभी थोड़ा वो क्लियर करेंगे। ठीक है, अब क्या हर जगह यही होता है? ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे एक ही व्यक्ति जो होता है ना, उसमें ये भी रहेगा और आपका ये भी रहता है। ठीक है, दोनों, यानी कि एक ही आदमी, जैसे हमारे देश में दो हो गए ना, प्रेसिडेंट हो गए आपका क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर हो गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गए। ये अधिकतर किस में होता है? जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यूएस चले जाएं, यूएस में भी आपका एक प्रेसिडेंट है, जो बाइडन। ठीक है, याद रखना, अमेरिका में, या कह लो जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम से जो जो देश प्रभावित हैं, उस देश में ना जो हेड ऑफ द स्टेट होगा और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो एक ही होता है, और वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो जो अमेरिकन सिस्टम है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, उसमें ये डिवीजन नहीं होता। ये बेसिकली कहाँ क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में, जहाँ पे संसदीय प्रणाली होती है, वो अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे ये अलग अलग होता है। लेकिन जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, राष्ट्रपति प्रणाली सिस्टम होती है, प्रणाली होती है, वहाँ पे ये डिस्टिंक्शन काम नहीं करता। वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही होता है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर है? तो दूसरा होता है फॉर्म, सॉरी, पहले थोड़ा वो कर ले, एक लाइन, है ना। जुडिशरी पे अलग से करेंगे, ठीक है। जुडिशरी पे अभी आपको नहीं, अगर कुछ और कंसेप्ट क्लियर कर लें फिर जुडिशरी पे आएंगे। ठीक है, ये करो। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार का स्वरूप, या टाइप्स कह सकते हैं। ठीक है, कितनी तरह की गवर्नमेंट होती है, या या- ठीक है, या सरकार कितने प्रकार की होती है। नॉर्मली देखो, ये हम लोग ना बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं। नॉर्मली ये आपका दो तरह का होता है। राष्ट्रपतीय प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपका है, नॉर्मली दो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे देशों ने क्या किया है,
दोनों को मिक्स करके अपने हिसाब से दोनों को मिला भी दिया है। जैसे श्रीलंका चले जाओगे तो दोनों मिला हुआ आपको सिस्टम मिलेगा, फ्रांस में भी थोड़ा सा आपका मिला हुआ सिस्टम मिलेगा। ठीक है। तो बुक्स के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया संसदीय प्रणाली और एक हो गया क्या, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आइडियल जो है जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, अगर हम लोग बात करें ओरिजिन की, का उदय हुआ है कहाँ से, और ये हुआ है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है। इसका जो उद्भव हुआ है, ओरिजिन हुआ, उद्भव हुआ, वो हुआ है आपका इंग्लैंड से, और ये हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जिसको हम लोग थोड़ा अमेरिका अमेरिका भी कहते हैं। ठीक है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो ना, वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ये थोड़ा एग्जाम के लिए याद रखना। वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं। ये आपका इंग्लैंड से उदय हुआ है। ये बेसिकली महल था, यहाँ पे लोग वो सब बैठते थे प्रतिनिधि, वहीं से सिस्टम स्टार्ट हुआ, इसलिए ये बोला जाता है। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री हो गया और दूसरा क्या हो गया, राष्ट्रपति हो गया। ठीक है। अब दोनों एक ही चीज है या फिर दोनों अलग अलग है ना, इसको देखते हैं। दोनों में अंतर क्या है, ला। ठीक है।
ठीक है, आ जाओ। ये हो गया पार्लियामेंट्री, वो हो गया आपका प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है? संसदीय प्रणाली। और ये क्या हो गया? राष्ट्रपति प्रणाली। ठीक है, पहला चीज देखो क्या है, यहाँ जो होता है ना, डुअल एग्जीक्यूटिव होता है। डुअल का मतलब क्या हो गया? तो दूसरे वाले पे आओ, इस पे जो कार्यपालिका है दो है, एक हो गया नॉमिनल नाम मात्र का, और एक हो गया आपका रियल। जो रियल है उसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, शासनाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और जो नाम मात्र का होता है उसको हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं या हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं। हमारे देश में कौन है? प्रेसिडेंट है। ब्रिटेन में चले जाओ तो वहाँ का जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा वो होता है वहाँ का मोनार्क, क्राउन, यानी कि अभी कौन है? राजा है। पहले कौन थी? रानी थी। ठीक है, लेकिन असली पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक के पास है। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता है उसमें आपका जो कार्यपालिका होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, वो दो होगा। हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग होता है, हेड ऑफ द स्टेट अलग होता है, नॉमिनल अलग होता है और रियल अलग होता है। लेकिन आपका जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है वो सिंगल होता है। हम लोगों ने देखा अमेरिका में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कि जो शासनाध्यक्ष है, और हेड ऑफ द स्टेट है जो राष्ट्राध्यक्ष है, दोनों एक ही आदमी होते हैं। वो होता है यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट होता है। तो वहाँ पे इसका मतलब कार्यपालिका क्या हो गया? आपका सिंगल हो गया। ठीक है, दूसरा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है, संसदीय, वहाँ पे जो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। हिंदी में बोले तो कार्यपालिका जो होता है वो जिम्मेदार होता है किसके प्रति? वो जिम्मेदार होता है आपका विधायिका के प्रति। कैसे? जैसे भारत में लोअर हाउस है आपका लोकसभा। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पे होता है लोअर हाउस, निचला सदन। ठीक है, जहाँ पे जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं। तो भारत में अभी रियल पावर किसके पास है? मोदी साहब के पास। मोदी साहब को कौन हटा सकता है? क्योंकि उनके पास तो बहुमत है लोकसभा में, इसलिए उनकी सरकार है। इसका मतलब जिस दिन उनकी बहुमत खत्म हो जाएगी लोकसभा में, लोकसभा एक प्रस्ताव पारित करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये में बोलते हैं अविश्वास मत का प्रस्ताव। तो जैसे ही आपका लोकसभा आपका सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ अविश्वास मत का प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर वो पास कर देगा तो सरकार उसी दिन आपको रिजाइन करना पड़ेगा। आज तक भारत में सिर्फ एक प्रधानमंत्री के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है, तो क्या आपके अटल बिहारी वाजपेयी, आपने सुना भी होगा, एक वोट से वो हार गए थे। ये की बात कर रहे हैं। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी आपके वो वोट हार गए थे, तो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार खत्म हो गई, उनको रिजाइन करना पड़ा, फिर इलेक्शन वगैरह जो भी था अपना होना था वो हुआ। इसका मतलब जो संसदीय प्रणाली है उसमें जो रियल गवर्नमेंट है वो बेसिकली किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार होता है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है निचला सदन, क्योंकि राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होता। ठीक है, लेकिन अमेरिका में आपका सरकार वो कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है, तो फिर अमेरिका में राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? के लिए आपका आता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। ठीक है, जिसको तो हिंदी में बोलते हैं आपका इम्पीच कर दिया गया। ठीक है, तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है वो उसके द्वारा किया जाता है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ आएगा, वो पास होगा तब जो बाइडन को रिजाइन करना पड़ेगा। नहीं, वहाँ पे जो बाइडन, जो कि कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार नहीं है, तो अगर कांग्रेस उसको हटाना चाहता है तो उसके लिए उसको लाना पड़ता है इम्पीचमेंट का लाना पड़ेगा आज तक। ठीक है, इसका मतलब ये इसके प्रति जिम्मेदार नहीं होता। नेक्स्ट अब देखो क्या है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है
जैसे इसका कार्यकाल कितना होगा सरकार का, रियल गवर्नमेंट का, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेट की नहीं। ठीक है, तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, शासनाध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल कितना होगा, वो चलता है आपका उस लोकसभा के हिसाब से। तो लोकसभा नॉर्मली कितना होता है, 5 साल के लिए। फिर मोदी साहब भी कितने दिन के लिए रहेंगे, 5 ईयर्स के लिए रहेंगे। इसलिए मैंने वर्ड क्या लिखा है, पैरेलल विद द लोअर हाउस, यानी कि जब तक लोकसभा का कार्यकाल है उस हिसाब से वो सरकार चलेगी। या फिर सरकार को टाइम से पहले भी हटाया जा सकता है। हटाया कैसे जा सकता है, या तो सरकार रिजाइन कर दे, नहीं तो फिर लोकसभा जैसे ही अविश्वास मत का प्रस्ताव पारित करेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका पास करेगा, गवर्नमेंट को आपका रिजाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो ऐसा कुछ टर्म जो है ना, नॉर्मली कहते हैं 5 ईयर्स का होगा, लेकिन समय से पहले उनको हटाया जा सकता है। कब, अगर लोकसभा खत्म हो गई समय से पहले, या फिर लोकसभा ने आपका प्रस्ताव पारित किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू किया, पास कर दिया, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें राष्ट्रपति का टर्म जो होता है वो फिक्स होता है। वो फिक्स होता है कितना, 4 ईयर्स के लिए, यानी कि 4 ईयर्स तक तो जो बाइडेन आपके प्रेसिडेंट बनेंगे ही बनेंगे। और आप जानते हो अमेरिका में एक आदमी से 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, पहले था, पहले ऐसा कोई रोक नहीं था। अमेरिका में एक आदमी है जो 4 बार राष्ट्रपति बने हैं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय थे आपके प्रेसिडेंट। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बाद अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। उसके बाद ये कहा गया कि एक आदमी 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता वहाँ का। तो उसका कार्यकाल कितना होता है, 4 ईयर्स। तो फिर इसको कैसे हटाया जा सकता है, के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसको पीच करना पड़ेगा, तभी इसको हटाया जा सकता है। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया क्या, इसका फिक्स टर्म होता है। इसका कोई फिक्स टर्म तो सच नहीं होता है, इसको समय से पहले भी आपका हटाया जा सकता है। फिर फोर्थ एक वर्ड होता है, तो कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं शक्ति का पृथकीकरण। पृथकीकरण का मतलब क्या हो गया, जो 3 अंग हैं सरकार के, जो 3 ऑर्गन्स हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर आपका हो गया, विधायिका जुडिशरी न्यायपालिका, तीनों अलग अलग हैं। तीनों का अलग अलग है, ये इसके काम में दखल नहीं देगा, वो उसके काम में दखल नहीं देगा। तीनों की शक्तियां अलग अलग है और तीनों का एक दूसरे के ऊपर कोई नियंत्रण रहता नहीं है। ये सोचा था मॉन्टेस्क्यू ने, एक फ्रांस के फिलोसफर थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो सरकार है ना, तो तीनों अंग के पावर क्या है, अलग अलग है, तीनों का आपस में मेल नहीं है। जबकि ये टेक्निकली सही नहीं है, फिर भी मॉन्टेस्क्यू ने अमेरिकी सिस्टम को देखा और उसने कहा कि तीनों अलग अलग है, कि वहाँ पे तीनों अंग क्या है, सबके पावर क्या है, अलग अलग है, पृथक पृथक सबके पावर है, इसलिए पृथकीकरण बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो। ठीक है, जबकि पार्लियामेंट में ऐसा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता। मैंने क्या लिखा है, जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, दोनों क्या है, फ्यूज्ड है। इसका मतलब दोनों का क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसे देखो सिंपल सा, भारत में कौन बन सकता है मिनिस्टर, भारत में वही आदमी मिनिस्टर बन सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा। अगर आप सदस्य नहीं हैं तो फिर आपको 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी, आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनते हैं तो फिर आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो मतलब सिंपल सेंस में यही कहें, जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा वही आपका बन सकता है मिनिस्टर। या दूसरे शब्दों में, मिनिस्टर वही बन सकता है जो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होगा। अपवाद क्या है, 6 महीने तक तो आप सदस्य नहीं हो, 6 महीने तक तो रह सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको सदस्य तो बनना ही बनना पड़ेगा। इसका मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मोदी सरकार का मंत्री परिषद है, उसके सारे के सारे जो सदस्य ना, इंक्लूडिंग मोदी, तो सब सदस्य हैं किसके, संसद के।
इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। लेकिन अमेरिका में आ जाओ। अमेरिका में आपका जो प्रेसिडेंट है, क्या वो कांग्रेस का सदस्य होता है? नहीं होता। क्योंकि जो कांग्रेस का सदस्य होगा वो अमेरिका राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता, उसको रिजाइन करना पड़ेगा तभी वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। जो बाइडन के बहुत सारे मंत्री हैं, आप सुनते हो ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, है ना, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ये सारे क्या आपके कांग्रेस के सदस्य हैं? जैसे कोई भी कांग्रेस का सदस्य नहीं होता। इसका मतलब क्या है? अमेरिका में जो आपका कार्यपालिका होगा वो आपका लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होगा। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये दोनों आपके मिले हुए होते हैं। ये चार बेसिक डिफरेंस है जिसमें हम लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रपति शासन प्रणाली है तो ये फीचर्स होगा, और अगर ये संसदीय है तो आपका ये फीचर्स होगा। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से क्या किया, दोनों सिस्टम को मिला लिया, हमें उसका कोई मतलब नहीं है। ये क्लियर है? अच्छा ठीक है। एक तो आपका ये हो गया ना। दूसरा देखो, जो आपका कंट्री का जो स्टेट है ना, स्टेट मतलब हो गया राज्य। थोड़ा बैक चल रहे हैं तो फिर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको कहते हैं यूनिटरी और इसको कहते हैं फेडरल। इसी को हिंदी में कहते हैं एकात्मक, और इसको कहते हैं रियल। ठीक है। जैसे पिछले बार देखा था उस हिसाब से भी आइडियल एक ले लिया जाता है, लेकिन हकीकत में ना मिक्सर कंट्री क्या होते हैं, वो मिक्सचर होते हैं इसके। फिर आइडियल क्या है? एकात्मक सरकार का एक बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं फेडरल। ये क्या है? देखो, एकात्मक की बात करें तो हिस्ट्री में भी चले जाओगे, सर पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, सारी शक्तियाँ राजा महाराजा के पास होता था। तो राजा महाराजा कहते थे भाई इस इलाके में तुम संभालो, इस इलाके में तुम संभालो। राजा जब चाहे इसको भगा के दूसरे आदमी को बिठा सकता था। तब वो जो शक्ति इस्तेमाल करता था किसी एरिया में, राजा की दी हुई शक्ति का इस्तेमाल करता था, जो राजा कभी भी वापस ले सकता। इस तरह का जो राज्य होगा, क्या होगा, इंग्लैंड वगैरह जो है वो आपके एग्जाम्पल हैं किसके, एकात्मक के। वर्ल्ड का जो पहला फेडरल ये देश है ना, वो आपका बना था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ। हमारी तरह ब्रिटेन ने अमेरिका पे कब्जा किया था। फिर अमेरिका 13 स्टेट थे, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ब्रिटेन को भगा दिया। फिर 13 स्टेट मिले, फिलाडेल्फिया हुआ, उन्होंने डिसाइड किया ना अपना पावर जो है ना गवर्नमेंट को देंगे, एक नया गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे। अब पे 13 राज्यों ने अपना अपना पावर दिया, गवर्नमेंट बनाया, गवर्नमेंट का वर्ल्ड का पहला जो फेडरल स्टेट बना है, जो गवर्नमेंट बना है स्टेट्स ऑफ। यहाँ पे दोनों में हम लोग फिर करते हैं क्या, क्योंकि बेसिक सब क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों के बीच आपका होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा वो देख लेते हैं।
बेसिकली दोनों में क्या फीचर्स है? पहला मेन तो होता है, देखो फेडरल गवर्नमेंट का एक, यहाँ पे ना सिंगल गवर्नमेंट होगा यूनिटरी में, या एकात्मक में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिंगल गवर्नमेंट होता है उसको नेशनल गवर्नमेंट बोल देते हैं, या उसको सेंट्रल भी बोलते हैं। तो ये लोग सेंट्रल तो यूज़ नहीं करते हैं, ये लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं क्या, नेशनल। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या होगा, वहाँ पे एक ही सरकार होगी। ठीक है, फेडरल, यहाँ पे कहते हैं दो सरकार होगी। दो सरकार का मतलब क्या होता है? डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एक होगा तो कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, या इसी को कह देते हैं फेडरल। ठीक है, और दूसरा होता है उसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स को ले लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक गवर्नमेंट है जो बैठता है वॉशिंगटन डीसी में। का हेड कौन है, जो बाइडन। उसको वो लोग कहते हैं आपका नेशनल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं वो लोग। ठीक है, अमेरिका में 50 राज्य हैं आज, आज के डेट में। ये जो 50 राज्य हैं ना, ये अपनी अपनी सरकारें होती है, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो क्या होता है, वहाँ पे दो तरह की सरकार हो गई, एक स्टेट का हो गया और एक सेंटर का हो गया। भारत का ले लो, भारत भी लगभग एक फेडरल स्टेट ही है। हमारे संविधान में कभी भी आपका फेडरल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, यूनियन वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अभी छोड़ो उसका क्या मतलब होता है। भारत को भी एक माना जाता है आपका संघीय। भारत में भी देखो दो राज्य, दो सरकार हैं। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके मुखिया कौन है फिलहाल, नरेंद्र मोदी। मुखिया तो खैर राष्ट्रपति होते हैं ना, लेकिन रियल पावर किसके पास है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और दूसरा, हमारे देश 28 राज्यों में आपकी सरकार है, जनता के द्वारा चुने गई सरकार है। इसका मतलब अगर आप लखनऊ में हैं तो आप दो सरकार के अंदर आ जाते हैं। एक हो गया आपका यूपी गवर्नमेंट और दूसरा आपका हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जैसे आप उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाएंगे, लखनऊ गवर्नमेंट का तो आपका, यूपी गवर्नमेंट का तो पावर खत्म हो जाएगा। अगर आप चले गए किस में, आप चले गए सपोज करो आप आ गए राजस्थान में, तो फिर वहाँ भी आपको दो सरकार मिलेगी। एक तो राजस्थान की सरकार हो गई, दूसरी कौन हो गई, भारत सरकार हो गई। तो फेडरल स्टेट में दो सरकारें होंगी, एक केंद्र में होगा नेशनल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, जो भी आप उसको बोले सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर उसके उस देश के जो अलग अलग आपके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, यूनिट्स होंगे, जिसको हम लोग स्टेट्स बोलते हैं, ये होगा। तो एक पहला हम लोगों ने देखा, यूनिटरी में सिंगल गवर्नमेंट होता है, फेडरल में आपका डुअल गवर्नमेंट होता है। सेकंड हमने क्या लिखा है, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, तो अगर दो गवर्नमेंट होगा, दोनों में तो फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा, भाई ये किसके अंदर आता है, वो किसके अंदर आता है। जैसे आप दिल्ली में देखते हो, अरविंद केजरीवाल का हमेशा झगड़ा होता रहता है भारत सरकार के साथ। वो कहते हैं कि ये हमारे अंदर है, भारत सरकार कहता है नहीं ये हमारे अंदर है। हमेशा याद रखना, दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो दो गवर्नमेंट हो जाएगा तो पावर को लेकर आपका हो जाएगा क्या, झगड़ा। इसलिए आपका डिवीजन ऑफ पावर होता है, शक्ति का पृथक्करण किया जाता है। इसका मतलब सेंट्रल को कहा जाता है कि भाई आप ये आपके अंदर आता है और ये स्टेट के अंदर आता है। तो पावर क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। यूनिटरी में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है। सारा पावर जो होगा वो किसके पास होगा, सेंटर के पास होगा। सेंटर चाहे तो ये पावर किसी को दे सकता है, और सेंटर जब चाहे अपना ये पावर वापस ले सकता है। जैसे इंग्लैंड में फेडरल नहीं है, काउंटीज है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे काउंटीज को जो पावर दिया गया है वो आपका नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। जब भी चाहे वो काउंटीज को ख़त्म कर सकता है, नए काउंटीज बना सकता है,
उसको ज़्यादा पावर दे सकता है, कम कर सकता है। इसका मतलब वहाँ पे जो भी पावर काउंटीज़ को दिए गए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स हैं, उनको अलग से कुछ पावर नहीं दिया गया है। जबकि यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में आपका डिवीजन ऑफ पावर होता है, तो फिर ये पावर आता कहाँ से है? तो इसके लिए ज़रूरी है उस देश में आपका ये पावर कहीं पे लिखा हुआ होना चाहिए। इसीलिए वहाँ पे देखिए आपका होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखित संविधान होता है। जैसे हमारे देश का संविधान देख लीजिए, उसमें 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में या अनुसूची 7वीं अनुसूची, उसमें 3 लिस्ट है। लिस्ट 1 जो होता है उसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, संघ सूची। लिस्ट 2 जो होता है उसको बोलते हैं राज्य सूची या स्टेट सूची। और लिस्ट 3 जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो जो आर्टिकल मेंशन किया गया है आपका आइटम्स इन यूनियन लिस्ट, संघ सूची, उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को है। जैसे बैंकिंग हो गया, नोट छापने का अधिकार हो गया, विदेश नीति का अधिकार हो गया, भारत की सुरक्षा का अधिकार हो गया, ये सब का सब भारत सरकार के पास है। तो फिर राज्य सरकार सेकेंड लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में जो भी आपका आइटम्स मेंशन किए गए हैं ये सारे के सारे राज्य के अंदर आते हैं। जैसे पुलिस, यूपी के अंदर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था और आपका पुलिस, ये आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। इसका मतलब यूपी के अंदर मोदी सरकार का पावर नहीं चलेगा पुलिस के हिसाब से, वो चलेगा किसका? यूपी गवर्नमेंट का। बंगाल चले जाइए तो बंगाल में पुलिस प्रशासन किसके अंदर आएगा? ममता बनर्जी के अंदर आएगी। ठीक है। थर्ड, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट का मतलब होता है ना, दोनों पे आपका कानून बना सकता है राज्य और संघ। ठीक है, दोनों पे। तो फिर हो गया, झगड़ा हो गया, इसका चलेगा। तो हमारे देश के संविधान के हिसाब से ना, अगर सेंटर ने भी बना दिया, स्टेट ने भी लॉ बना दिया, दोनों में झगड़ा हो गया, तो फिर सेंटर का लॉ चलता है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सबका पावर अलग अलग किया गया और उस पावर को लिखा जाता है किसमें? संविधान में। इसीलिए यहाँ पे एक लिखित संविधान होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी झगड़ा हो सकता है ना। तो फिर उस झगड़े को कौन निपटाएगा? झगड़े को निपटाने के लिए हमेशा वहाँ पे होना चाहिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक न्यायपालिक चाहिए। आप देखिएगा सेंटर और स्टेट के बीच में जब भी झगड़ा होता है, अंतिम फैसला कौन देता है? जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब हो गया ना सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी का मतलब यहाँ पे हम लोग मान के चलें सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सबसे टॉप पे कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ही होता है। इसका मतलब जो भी फेडरल स्टेट होगा उसमें कम से कम 2 सरकार तो होनी चाहिए, दोनों सरकार के बीच में पावर का बंटवारा होना चाहिए, प्लस ये कहीं पे लिखा होना चाहिए। तो लिखा होने के लिए क्या होना चाहिए? एक लिखित संविधान होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और अगर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो संविधान क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, व्याख्या करने के लिए कौन होना चाहिए? जुडिशरी होना चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट का। ठीक है। ये तो भारत, विश्व में बहुत सारे देश हैं आपके यूनिटरी हैं, याद रखना। भारत फेडरल बोला जाता है, लेकिन हमारे देश में कहीं भी संविधान में यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारे देश के संविधान में यूनियन किया गया है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। मैंने उस समय छोड़ दिया था आपका जुडिशरी। ठीक है। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। ठीक है। देखो, न्यायपालिका भी दो हो सकता है, इंटीग्रेटेड, हो सकता है क्या? डुअल। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकात्मक। डुअल का मतलब हो गया दोहरी। इसका क्या मतलब है? ठीक है।
डुअल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका यूनाइटेड स्टेट्स। इंटीग्रेटेड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है इंडिया। हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है, जो जुडिशल सिस्टम है, वो बेसिकली क्या है आपका, एकीकृत है या इंटीग्रेटेड है। डुअल की बात करें तो यूएस की है। पहले डुअल समझ लो, ठीक है। डुअल का मतलब क्या, अभी हम लोगों ने क्या देखा, देखा है एक हो गया, उसको हम लोग कहते हैं यूएसए गवर्नमेंट, जो बाइडन। और वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना गवर्नमेंट होगा। अमेरिका में देखो क्या होता है, जैसे अपने देश में एक ही संविधान है, सेंटर और स्टेट के लिए एक ही संविधान है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे दो संविधान है। एक संविधान आपका है अमेरिका गवर्नमेंट के लिए, हर राज्य का अमेरिका में आपका एक संविधान है, ठीक है। इसका मतलब जैसे एक स्टेट हो गया अमेरिका में आपका वॉशिंगटन, तो वॉशिंगटन का आपका अलग होगा, ओहायो का अलग होगा, ठीक है। तो हर 50 स्टेट का ना अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। आप जानते हो जब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है, तो कानून है ना, तो फिर कानून की व्याख्या करना चाहिए। तो कानून की व्याख्या करने के लिए आपका जुडिशल सिस्टम बनाया जाता है। अमेरिका में क्या है, अगर अमेरिकी सरकार के संविधान या उसके कानून की व्याख्या करना होगा, तो वहाँ पे आपका अलग सा कोर्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे एक होगा सुप्रीम कोर्ट, और इसके नीचे आपका कोर्ट होता है। हर राज्य का क्योंकि अपना अपना संविधान है, इसका मतलब हर राज्य में आपका एक अलग कोर्ट होगा, यानी कि हर राज्य में ना आपका एक होता है सुप्रीम कोर्ट, और नीचे वाले कोर्ट होते हैं। इसका मतलब अगर अमेरिकी कोई नागरिक है, उसको दिक्कत हो गई अमेरिका के सरकार के किसी कानून से, तो फिर वो केस करेगा। तो वे केस कहाँ करेगा, वो केस करेगा उस कोर्ट में, का अधिकार है कि वो अमेरिकी सरकार के संविधान की व्याख्या कर सके। इसका मतलब उसको अमेरिकी सरकार का जो अलग कोर्ट का सिस्टम है ना, वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब आप रहते हो कहाँ पे, अमेरिका के किसी एक राज्य में, वॉशिंगटन में रहते हो। याद रखना वॉशिंगटन अलग है, वॉशिंगटन डीसी अलग है। आप वॉशिंगटन में रहते हो, आपको वॉशिंगटन के सरकार के बनाए गए कानून से प्रॉब्लम है, वहाँ के संविधान से प्रॉब्लम है, तब आप यहाँ पे केस नहीं करोगे, अमेरिकी सरकार के कोर्ट में जाके केस नहीं करोगे। आपको वॉशिंगटन राज्य का जो कोर्ट सिस्टम है ना, जो कि इससे अलग है, वहाँ पे जाके आपको केस करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब अलग अलग संविधान, अलग अलग हर राज्य का कोर्ट सिस्टम, और क्योंकि इसका संविधान अलग है तो इसका अलग होगा। भारत में ऐसा है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक ही संविधान है, अगर आपको दिक्कत है, किसी राज्य ने आपका ये कर दिया, दिक्कत कर दिया, तो चाहिए नीचे से भारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके ऊपर हाई कोर्ट है, और इसके ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट है, और इसके नीचे भी जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर संविधान को चैलेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है, हाई कोर्ट से फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट। जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य के हाई कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हो, कह सकते हो कि हमें भारत सरकार के इस कानून पे आपत्ति है। अगर उस राज्य में प्रॉब्लम है तो आप उस राज्य के हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट्स हो, ये हो गया, वो हो गया। इसका मतलब भारत में ना सिंगल है आपका कोर्ट सिस्टम, राज्य के लिए अलग कोई कोर्ट सिस्टम नहीं है, न्याय व्यवस्था नहीं है। केंद्र के लिए कोई आपका न्याय व्यवस्था अलग नहीं है, सिंगल है जुडिशरी। इसीलिए भारत का जो जुडिशरी होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड। एग्जाम में रहेगा, ध्यान रखना। इंडिया का जो जुडिशल सिस्टम है वो कैसा है, तो बेसिकली आपका एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, कंसेप्ट क्लियर है।
डुअल का मतलब सेंटर के लिए अलग कोर्ट सिस्टम होगा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग होगा। भारत में जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड हो गया, एक आपका ये हो गया। ठीक है, क्लास को यहाँ पे रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।